हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 का चैप्टर नंबर 2। दिस इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ओके, तो चलिए देरी ना किए बगैर चालू करते हैं। अब सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आपका हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है, हम सांसें लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब एक्टिविटीज कैसे होती है? इन सब के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जस्ट लाइक अवर मोबाइल फोन्स नीड्स बैटरी पावर, our body also needs energy to perform energy activity। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन को बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब देखो, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो अब देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सब ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल और नर्वस सिस्टम, ये सारे जो है वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ओके, और इन सभी फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब समझ में आया हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ये सब ऑर्गेनिजम्स को एक साथ कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, अच्छे से वर्क करवाने के लिए हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब देखो, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? अभी क्या देखा हमने कि हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है सारे फंक्शंस अच्छे से करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से। किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। ये एनर्जी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। लेकिन सिर्फ खाना इनफ नहीं होता, फूड के साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। फूड और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचते हैं। सेल्स के अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे और एक चीज़, अब देखो, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ये प्लांट्स कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स है। मीन्स क्या? ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है? ऑटोट्रॉप कहा गया है। फूड का कुछ पार्ट प्लांट खुद यूज करते हैं। ये जो फूड खुद के लिए बनाते हैं उसका कुछ पार्ट प्लांट्स क्या करते हैं? खुद के लिए यूज करते हैं, और बाकी फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स में स्टोर कर देते हैं। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाकर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। क्या बोला मैंने? प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। मीन्स क्या? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जितनी इनको ज़रूरत होती है वो खुद यूज़ कर लेते हैं, और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। और यही जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। ओके, अब देखो, ये हो गया
प्लांट्स के बारे में। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्सेस है, हमें अब कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए अपने बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो सोर्सेस क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? मिल्क है, फ्रूट्स है, जैगरी है, कैन शुगर है, स्वीट मीट्स है, स्वीट पोटैटोज है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, शुगर, जैगरी, ये सारे क्या है? सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के। अब देखो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली, ये जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। क्या बोला मैंने? ये जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लिया तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी मिलेगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो रेस्पिरेशन है वो 2 लेवल पर होता है। ये कितने लेवल पर होता है? 2 लेवल पर होता है। फर्स्ट रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल, रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल, इसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ये हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे क्या बोला जाता है? इनहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ये क्या है? रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल। ओके, अब देखो सेकंड रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल। सेकंड कौन सा है? रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल। सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल कहलाता है। सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन मीन्स क्या? जो हमने फूड मॉलिक्यूल्स जो हमने खाए हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, उसे ही बोला जाता है रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल। ओके, अब देखो ये जो रेस्पिरेशन है वो भी 2 टाइप के हैं। एक है एनारोबिक और दूसरा है एरोबिक। अब देखो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, 2 मेथड्स है रेस्पिरेशंस के, एनारोबिक एंड एरोबिक। अब इसमें याद कैसे रखना है? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, अब देखो अब हमने यहाँ पे ये देखा कि रेस्पिरेशन 2 मेथड से होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब देखो यहाँ पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप? पहला है ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप्स कौन सा है तुम्हारा? ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मीन्स क्रेब्स साइकिल। और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ओके, ये क्या हमने देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। उसमें से पहला कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस।
दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ये हम स्टेप्स देखने से पहले कुछ कोएंजाइम्स और एटीपी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, पहले देखो कोएंजाइम्स। दो टाइप के कोएंजाइम्स होते हैं, NAD एंड FAD। दो टाइप के कोएंजाइम्स है, NAD एंड FAD। ये दोनों जो है वो फॉर्म होते हैं सेल्स में। ओके, और ये यूज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये दोनों क्या है, ये जो NAD एंड FAD क्या है, कोएंजाइम्स है। ये दोनों क्या है, कोएंजाइम्स है। इट इज फॉर्म इन द सेल्स के अंदर है, ये फॉर्म होते हैं और इट इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये किस में यूज किए जाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये दोनों कोएंजाइम्स यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये NAD, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये है NAD का फुल फॉर्म। और FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये याद रखना है, NAD एंड FAD का फुल फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का स्टैंड क्या है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। ATP को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे हम मार्केट में पैसे यूज करते हैं वैसे ही सेल ATP यूज करता है। जब ATP का फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ATP के पास देखो एडिनाइन होता है, ये एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस है। उसके साथ साथ पेंटोज शुगर होती है, उसका नाम है राइबोज। और उसके साथ साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। जब भी ये फॉस्फेट ग्रुप, ये यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और वही एनर्जी हम यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, राइटिंग के लिए, थिंकिंग के लिए। सब ATP की एनर्जी से पॉसिबल होता है। ओके, तो ये याद रखना है। क्या देखा हमने ये स्लाइड पे, कोएंजाइम्स दिखे, 2 कोएंजाइम्स है NAD एंड FAD। ये दोनों कोएंजाइम्स है जो सेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज किए जाते हैं। फिर हमने देखा ATP के बारे में। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो ATP बनता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड से, उसे बोला जाता है एडिनाइन। पेंटोज शुगर जिसे बोला जाता है राइबोज। और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। जब भी ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है तभी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए ATP को क्या बोला गया है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए क्या बोला गया है ATP को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक, उसके 3 टाइप है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अभी हम उसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ये जो प्रोसेस है वो किधर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर पायरुविक एसिड बनाता है। क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और इससे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। और इसके साथ साथ
और भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि 2 ATP, 2 NADH2 एंड वाटर। ओके, क्या देखा हमने, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, और उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसका नाम है 2 ATP, 2 NADH2 एंड वाटर। अब देखो, इसको समझने के लिए इमेजिन करो ग्लूकोज एज अ लार्ज चॉकलेट बार। ग्लूकोज क्या है, एक यहाँ पे ये रफ कर देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज है, बड़ा सा चॉकलेट बार है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या करेगा, ये ग्लूकोज को क्या करेगा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। ओके, और यही पीसेस होते हैं पायरुविक एसिड। यही पीसेस क्या होते हैं, पायरुविक एसिड, 2 ADP, 2 NADH2 एंड वाटर। ओके, तो ये है तुम्हारी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, क्रेब्स साइकिल। अब देखो, क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, मीन्स TCA साइकिल, TCA साइकिल, इसे क्या कहा जाता है, TCA साइकिल भी कहा जाएगा, क्रेब्स साइकिल भी कहा जाएगा, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाएगा। अब इसके ये 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 3 नाम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसके पहले जो स्टेप हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या हुआ था, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बने थे, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। दिस आर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन, उसे ऑर्गेनेल, उसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ ऐसी तरह से दिखता है। अब जैसे ही पायरुविक एसिड में क्या हुआ, हमने देखा पायरुविक एसिड में क्या होता है, जो तुम्हारा ग्लूकोज रहता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एसिटाइल को है वो किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में एंटर करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये देखो, अब देखो, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अ साइक्लिन चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट। अब ये जो एसिटाइल को ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें रिएक्शन चालू हो जाएगी एक साइकिल में, उसी को बोला गया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इन दिस साइकिल एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। अब पायरुविक अब अच्छे से समझो, पायरुविक एसिड था, 2 पायरुविक एसिड थे मॉलिक्यूल्स, वो किस में कन्वर्ट हो गए, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो गए, और ये जो एसिटाइल को है उसका जो एसिटाइल पार्ट है, कौन सा पार्ट, एसिटाइल पार्ट जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। और इसी प्रोसेस से हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FADH2। इसी से क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FADH2। अब देखो, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो
मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड एंड अदर कंपोनेंट्स में। अदर कंपोनेंट्स क्या है, एटीपी, NADH2 एंड वाटर। अब देखो ये जो इसमें से जो पायरुविक एसिड मिला है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। यही एसिटाइल को ए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है। और यही एसिटाइल को ए का एसिटाइल पार्ट जो है क्या है, एसिटाइल पार्ट जो है उसका क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 एंड FADH2। ओके, अब यहाँ तक समझा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। कौन सा है थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन की फाइनल स्टेज है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अभी ये जो सेकेंड स्टेप थी इनमें हमें क्या मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2। अब यहाँ के जो NADH2, FADH2 ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में और ये बनाएंगे ATP। अब देखो यहाँ पे जो NADH2 होगा उससे 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जो NADH2 होगा, क्या बोला मैंने, NADH2 जो होगा उससे कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जो FADH2 होगा, FADH2 जो होगा उससे बनेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये याद रखना है, NADH2 से कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और FADH2 से कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, और इससे वाटर भी फॉर्म होता है। इस स्टेज में सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल जिससे ATP बनेगी, पर अगर हमने व्हाट हैपन्स डूइंग फास्टिंग, अगर हमने फास्ट किया, कुछ खाया ही नहीं और कार्बोहाइड्रेट इनसुफिशिएंट अमाउंट में होगा, कैसे, इनसुफिशिएंट अमाउंट में होगा, तो अपनी बॉडी एनर्जी कहाँ से लाएगी, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग करेंगे, हम स्टारवेशन कंडीशन में रहेंगे या तो बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, हंग्री रहेंगे, तब बॉडी अल्टरनेटिव सोर्स यूज करती है, जैसे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जैसे कि कौन सा हो गया आपका, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। लिपिड्स ब्रेक होकर फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये जो लिपिड्स है ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएंगे, फैटी एसिड्स बनाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और ATP बनेगी। वैसे ही अगर प्रोटीन्स को अगर उसने यूज किया तो प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाएगा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोए में। उसके बाद ये जो एसिटाइल को है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और उससे ATP प्रोड्यूस हो जाएगी। ये समझा। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर फास्टिंग कंडीशन है, स्टारवेश कंडीशन है, या तो बहुत भूख लगी है अगर इंडिविजुअल को और उसके पास सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी में, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करती है, बॉडी में अगर लिपिड्स और प्रोटीन्स होंगे तो उसे यूज किया जाता है।
अगर लिपिड्स को यूज़ किया मतलब फैट्स को यूज़ किया तो वो किस में लिपिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स में। ये फैटी एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में, और ये एसिटाइल कोए ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे टीसीए साइकिल करके एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। वैसे ही सेम प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल को ए में। ये एसिटाइल को है एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे फर्दर प्रोसेस होगी और फाइनली एटीपी बनेगा और एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में था। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल, एंड थर्ड इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा माइंड मैप जैसा बनाया है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखो। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन यूज करके जो सेल्स में पावर होती है उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें ये जो फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्रेब्स साइकिल में जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलेगा। इससे दिस प्रोसेस गिव्स अस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस हमें कितनी एनर्जी देती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। ओके, जो अभी हमने प्रीवियसली देखा यही यहाँ पे शॉर्ट करके बताया गया है। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, when oxygen is not enough our body uses a faster way to get energy। अगर ऑक्सीजन इनफ नहीं है बॉडी में तो अपनी बॉडी क्या करेगी, फास्टर वे ढूंढेगी एनर्जी तैयार करने का। अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज से हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, फिर उससे बनेगा पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है, फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो सकता है। अगर फर्मेंटेशन हुआ, अब ये पायरुविक एसिड टू अल्कोहल मतलब क्या, फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो सकता है जिससे अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स तैयार होते हैं एंजाइम की हेल्प से, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, शुगर जो होता है उससे बनता है अल्कोहल प्लस, शुगर का फर्मेंटेशन होके क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी प्रिंसिपल को ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। अब देखो ये जो पायरुविक एसिड अदर प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि यूजफुल फॉर मेकिंग फूड्स एंड विटामिन्स बाय माइक्रोब्स। और अगर ये जो हमने बहुत ज़्यादा मसल्स को स्ट्रेच कर लिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये सारे तीनों टाइप के ये जो है ये सारे आ जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इससे हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और ये जो एनारोबिक है इससे क्विक एनर्जी मिलती है। एरोबिक से लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगी और एनारोबिक से क्विक एनर्जी मिलेगी शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, अब देखो एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये वाला जो था ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल्स मेनी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह पाते। दिस ऑर्गेनिजम्स मेक एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन बनाते हैं। सम हायर प्लांट्स, animals and anaerobic microorganisms also use the process when oxygen is not enough। कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जब ऑक्सीजन इनफ प्रेजेंट नहीं होता तब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं। ओके, अब देखो
अब स्टेप्स क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन के? ग्लूकोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, मतलब पायरुविक एसिड बनेगा। उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होगा, मतलब अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना वो पायरुविक एसिड प्रोडक्ट या तो अदर एंजाइम्स में बनेगा। ये होता है फर्मेंटेशन और उसके बाद होता है प्रोडक्ट। ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, मतलब पायरुविक एसिड बनेगा, उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होगा और अपना प्रोडक्ट बनेगा। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज सो लेस एनर्जी इज ऑब्टेन। इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, इसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो कैसी होती है, हमें लेस मिलती है। क्या देखा हमने, ये वर्क कैसे करता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो दो स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ये दो स्टेप्स में होगा, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। फर्स्ट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइकोलाइसिस टू मेक पायरुविक एसिड। ये जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ओके, नेक्स्ट pyruvic acid is changed into other organic acids और alcohol with the help of some enzyme। कुछ एंजाइम के हेल्प से ये जो है पायरुविक एसिड ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, वही होता है फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन सो लेस एनर्जी इज ऑब्टेन। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन नहीं होता है, इसकी वजह से हमें लेस एनर्जी मिलती है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, एनारोबिक रेस्पिरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी ये जो प्लांट्स वाला एग्जाम्पल्स, कभी कभी प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जर्मिनेटिंग सीड्स पानी में कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है, उस टाइम पे ऑक्सीजन कम मिलती है, तब सीड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया सीड्स के बारे में। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कब होता है, जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट रनिंग करेंगे, तो ये सब करते करते टाइम पे क्या हो जाएगा, मसल्स को ऑक्सीजन इनसुफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, तब मसल सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे और उस वजह से क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा, मसल्स में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा और उसके वजह से हमें मसल पेन होगा, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 मीटर्स रेस फुल स्पीड से भागते हो तो रेस के बाद लेग्स में बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ये क्यों होता है, तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट जो होंगे हम वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी मेनली कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है और ये जो एनर्जी है वो कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा NAD एंड FAD वेरी इंपॉर्टेंट को एंजाइम्स है। एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम फास्टिंग करते हैं, अपने बॉडी को सुफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते, तो बॉडी किससे एनर्जी लेती है, तो फैट्स एंड प्रोटीन्स का यूज करती है। फिर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन किया जाता है। फर्मेंटेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स को। ह्यूमंस में, मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हैवी एक्सरसाइज की वजह से, और उसके वजह से लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होता है और मसल पेन होता है। तो ये सब हमने आज के वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।